हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जेपी साइंस क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है वंशागत का आणविक आधार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वंशागत का आणविक आधार और इस चैप्टर का जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है। देखिए, अगर आप आनुवंशिक पढ़ते हैं तो उस चैप्टर में ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। तो आज आपको इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। वन साथ में हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और ध्यान से एक एक बात को सुनिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की बायोलॉजी। क्लास 12 की बायोलॉजी का चैप्टर आपका चैप्टर नंबर है 6, जिसका नाम है वंशागत का आणविक आधार। क्या नाम है? वंशागत का आणविक आधार। देखिए, आपने वंशागत पढ़ लिया था, समझ लिया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लीजिए। हमने इसका स्टार्टिंग वाला चैप्टर पढ़ लिया है, जहाँ से स्टार्ट हुआ था। अभी दूसरा चैप्टर आपका वंशागत। तो वंशागत क्या होता है? तो आपने पढ़ा था कि एक पीढ़ी से, देखिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं, तो इन लक्षणों के जाने की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वंशागत। यानी हमारे माता पिता से हमारे अंदर जो लक्षण आए हैं, अब हमारे अंदर जो हमारे बच्चों में जाएंगे, तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण आ रहे हैं, तो जो आने की प्रक्रिया है, इसे क्या बोलते हैं? वंश। तो जो वंशागत होता है, तो वंशागत का आणविक आधार क्या है? यानी ये करवाता कौन? वंशागत जो हो रही है, इसको करवाता कौन है? तो इसकी आणविक आधार क्या है? अणु के आधार पर अगर देखा जाए तो आणविक स्तर पर आप देखें तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो वंशा सबसे पहले मेंडल ने कह दिया, क्या कह दिया? मेंडल ने तो कह दिया कि लक्षणों का एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी में जाना। क्या करना? लक्षणों का एक पीढ़ी से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। दूसरी पीढ़ी में जो जाने की प्रक्रिया है, यानी ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं आपका वंशागत। क्या कहते हैं? वंशागत। तो अब इस प्रक्रिया में वंशागत के लिए जो जिम्मेदार है, जो आणविक स्तर पर, वो क्या है? तो वंशागत के लिए जो जिम्मेदार होता है वो आपका होता है न्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है आपका? इसके लिए जिम्मेदार होता है न्यूक्लिक अम्ल। कौन जिम्मेदार होता है? न्यूक्लिक अम्ल। अभी न्यूक्लिक अम्ल क्या है? तो देखिए, न्यूक्लिक अम्ल वो पदार्थ है जो आनुवंशिक रूप में होता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के लिए जिम्मेदार होता है, एकदम आणविक स्तर पर। अब न्यूक्लिक अम्ल होता क्या है? तो देखिए, न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? ये आपके न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। बहुलक होते हैं। बहुलक का मतलब कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल जाते हैं जब एक साथ, तो बनाते हैं क्या? न्यूक्लिक अम्ल। क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक अम्ल। तो ये न्यूक्लिक अम्ल जो होता है, क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड का बहुलक। अब न्यूक्लिक अम्ल कहाँ से आया? शब्द कहाँ से आया? किसने दिया? तो देखिए, न्यूक्लिक अम्ल को सर्वप्रथम आपका 1869, कब? 1869 ईस्वी में फ्रेडरिक मिक्सर ने क्या किया था? फ्रेडरिक मिक्सर ने एक कोशिका के, देखिए, जंतु कोशिका से, कहाँ से? जंतु कोशिका के केंद्रक से, कहाँ से? केंद्रक से एक सफेद द्रव्य संश्लेषित किया। क्या किया? एक सफेद द्रव्य क्या किया? संश्लेषित किया, मतलब निकाला। अब इस सफेद द्रव्य को उन्होंने नाम दिया, क्या किया? उन्होंने नाम दिया क्या? न्यूक्लियस। क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। यानी इस सफेद द्रव्य को उन्होंने शब्द दिया था, क्या शब्द दिया था? शब्द दिया न्यूक्लियस। तो आपके जो
फ्रेडरिक मिक्सचर कैसा होता है? फ्रेडरिक मिक्सचर ने जंतु कोशिका के केंद्रक से एक द्रव्य संश्लेषित किया, उस द्रव्य का नाम दिया उन्होंने न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस उन्होंने नाम दिया था फ्रेडरिक मिक्सचर ने। फिर बाद में आपके एक अन्य वैज्ञानिक आए जिनका नाम था आल्टमान। क्या नाम था? उनका नाम था आल्टमान। आल्टमान, इन्होंने शब्द दिया क्या इसी को? न्यूक्लिक अम्ल। क्या नाम दिया? न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल कहाँ होते हैं? केंद्र में पाए जाने वाले एक द्रव्य होता है जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। अब ये होते क्या है आपके? तो आपके न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के बहुलक। अब इसके बाद आपको क्या पढ़ना है कि आपका न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। आपका न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? तो चलिए उसको देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड आखिर होता है। तो आपको पढ़ना है न्यूक्लियोटाइड। क्या पढ़ना है? न्यूक्लियोटाइड। तो देखिए, जो आपके न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये बेसिकली तीन चीजों से मिलकर बना है। कितनी चीजों से मिलकर? तीन चीजें। देखिए कौन कौन? आपका यहाँ तीन चीजों से मिलकर बना होता है। तो देखिए क्या क्या होता है आपका? एक, दो, तीन। तो तीन चीजों से मिलकर बना होता है। तो पहला आपका होता है इसमें फास्फेट समूह। क्या होता है? फास्फेट समूह। यानी किससे मिलकर बना होता है? फास्फेट समूह से। दूसरा आपका इसमें होता है शर्करा। क्या? शर्करा। और एक तीसरा होता है आपका नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार। यानी इन तीनों चीजों से मिलकर बना होता है क्या? न्यूक्लियोटाइड। आपका क्या न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है? फास्फेट समूह से, शर्करा से और नाइट्रोजन क्षार से। तो चलिए इन चीजों को हम डिटेल करते हैं कि आखिर क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? फास्फेट समूह। फास्फेट समूह क्या होता है? तो आपका जो फास्फेट समूह होता है, क्या? फास्फेट समूह। तो हम पहले देख लेते हैं पहले को फास्फेट समूह। देखिए आपका जो फास्फेट समूह होता है ये क्या होता है? तो आपका जो फास्फेट समूह है ये आपका एक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? ये आपका होता है फास्फोरिक अम्ल। कौन सा होता है? फास्फोरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है H3PO4। इसका सूत्र क्या होता है? H3PO4। अब इसकी संरचना आप देख लो। तो संरचना देखिए क्या होती है? ये बीच में आपका केंद्रीय परमाणु के ऊपर क्या करता है? फास्फोरस। और इससे तीन तरफ लगे होते हैं आपके OH। क्या लगे होते हैं? OH। और चौथी तरफ आपका ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। ये आपका फास्फोरिक अम्ल की क्या है? संरचना। इसी से आपका फास्फेट समूह बनता है। अब फास्फेट समूह क्यों बोला गया इसमें? क्योंकि देखिए इसमें आपके जो हाइड्रोजन ये बंध बनाने में भाग लेते हैं या निकल जाते हैं। तो इससे क्या होता है? देखिए इससे आपके ये बनता है PO4 ट्रिपल नेगेटिव। जब हम क्या करता है? तीन हाइड्रोजन का दान करता है तो क्या बनता है? PO4 ट्रिपल नेगेटिव। इसीलिए इसका नाम रखा गया फास्फेट। क्या रखा गया? फास्फेट। तो ये आपका हो गया फास्फेट। एंड न्यूक्लियोटाइड जो पहले बना होता है फास्फेट समूह से। तो जो आपका फास्फेट समूह है ये आपका क्या होता है? एक प्रकार का फास्फोरिक अम्ल होता है जिसका संरचना आपका ये होता है, सूत्र ये होता है। और ये फास्फेट क्यों रखा है? क्योंकि ये हाइड्रोजन त्याग कर क्या बनाता है? फास्फेट आयन बनाता है। तो इसलिए इसका क्या नाम रखा गया? फास्फेट समूह। ये आपका पहला था। इसका शर्करा है और नाइट्रोजन। तो आप इसको नोट कर लीजिए फिर हम बढ़ते हैं आगे। फास्फेट समूह देख लिया, हम देखते हैं क्या? शर्करा। किसमें कौन सी शर्करा होती है? तो देखिए आपका जो शर्करा है, दूसरा आपका क्या है? शर्करा। देखिए आपके इसमें शर्करा यूज होती है, फिर शर्करा कौन सी होती है? इसमें आपकी होती है पेंटोज शर्करा। कौन शर्करा होती है? पेंटोज शर्करा। अब पेंटोज शर्करा क्या होती है? तो देखिए आप कुछ शर्कराओं का नाम लेते हैं। आप हेक्सो, कई प्रकार की शर्करा होती हैं। ट्रायल शर्करा, टेट्रोज शर्करा, पेंटोज शर्करा, हेक्सो शर्करा, हेक्टोज शर्करा, इस प्रकार बहुत सारी शर्करा होती है। इसमें से आप जो आपका हेक्सोज शर्करा होता है आप जानते हो। जो आपकी हेक्सोज शर्करा होती है आप इसे जानते हो। देखो हेक्सोज शर्करा का अगर आप एग्जांपल देखो, क्या देखोगे? एग्जांपल। तो आप जैसे ग्लूकोज जानते हो। क्या जानते हो? ग्लूकोज, जिसका सूत्र क्या होता है? C6H12O6। आप फ्रक्टोज भी जानते हो। फ्रक्टोज, देखिए इसका सूत्र वही होता है C6H12O6। देखिए इसका कार्बन संख्या कितना? 6 है। इसीलिए इसका नाम रखा गया क्या? हेक्सोज शर्करा। क्या रखा गया? हेक्सोज शर्करा। तो इसकी कार्बन संख्या बहुत अच्छी है इसीलिए इसका नाम रखा गया हेक्सोज शर्करा। इसी प्रकार आपका है पेंटोज शर्करा। देखिए पेंटोज शर्करा क्या है? जिसमें कार्बन संख्या 5। कितनी है? 5।
तो आपका जो पेंटोस शर्करा है आपका क्या होता है C5H10O5, ये दो होते हैं। तो देखिए ये आपका क्या होता है C5H10O5, तो 4 लिख देंगे, ये 5 होता है। देखिए अभी आपको हम दोनों होता है आपका C5H10O5, ये क्या है पेंटोस शर्करा, ये क्या है पेंटोस। अब पेंटोस शर्करा में कौन सी शर्करा यूज होती है, तो देखो यहाँ पर आपके दो प्रकार की शर्करा है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार। कौन कौन सी शर्करा होती है, एक शर्करा आपकी होती है राइबोज शर्करा और दूसरा आपकी होती है डीऑक्सी राइबोज शर्करा, डीऑक्सी राइबोज शर्करा। अब देखिए राइबोज शर्करा और डीऑक्सी राइबोज दो प्रकार की शर्करा है। दो प्रकार की शर्करा इसलिए होती है क्योंकि जो आपके न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का, किस प्रकार होता है, दो प्रकार का। आप वहां पर लिखे नहीं थे, चलिए यहाँ पर लिख लीजिए, जो आपके न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल आपका दो प्रकार का होता है। देखिए कौन कौन सा, एक होता है आपका डीएनए और एक होता है आपका आरएनए। दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। तो देखिए डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीएनए फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो देखिए आपके जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है डीएनए, होता है आरएनए। तो डीएनए का होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये दोनों प्रकार की जो होती है इनमें अलग अलग प्रकार की शर्करा होती है। तो दो प्रकार की शर्करा यहाँ पड़ते हैं, जिसमें पेंटोस शर्करा, एक आपका होता है राइबोज शर्करा, होता है डीऑक्सी राइबो। देखिए राइबोज शर्करा का सूत्र क्या होता है, राइबोज शर्करा का सूत्र होता है C5H10O5, जबकि डीऑक्सी राइबो शर्करा होता है C5H10O4। ध्यान रखिए इसमें आपका 5 कार्बन, इसमें 5 कार्बन, इसलिए पेंटोस शर्करा है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 5 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 4। देखिए इसका नाम क्या है डीऑक्सी। डीऑक्सी मतलब क्या हो गया, आपका एक ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया, एक ऑक्सीजन निकल गया। देखो जो डी होता है उसका मतलब हो गया अलग होना, निकलना, नेगेटिव शब्द होता है, इसका मतलब एक कम हो गया। तो डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन यहाँ कम है तो 4 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है तो 5। जब राइबोज शर्करा क्या हो गया, डीऑक्सी राइबोज। अब इन दोनों की संरचना है, तो आप संरचना देखो, अगर राइबोज शर्करा देखोगे तो इसकी संरचना देखिए ऐसे होती है। देखिए ये ऑक्सीजन से जुड़ा होता है इस प्रकार से। देखिए बंद श्रृंखला होती है, इसमें आपका ऑक्सीजन बीच में होता है, 4 कार्बन श्रृंखला बंद श्रृंखला होते हैं और एक कार्बन बाहर, एक कार्बन कहाँ होता है, बाहर। अब इससे देखिए OH समूह और H समूह जुड़ा होता है, इससे भी आपका OH समूह और H समूह जुड़ा होता है, इससे भी आपका OH समूह और H समूह जुड़ा होता है। इसी प्रकार आपका इससे भी क्या होता है, H समूह जुड़ा होता है, और इससे आपका क्या होता है H2 और एक OH समूह जुड़ा। देखिए H2 को आप खोल कर लिखेंगे क्या हो जाएगा, एक H इस तरफ होता है, एक H इस तरफ। तो देखिए ये आपका किसकी संरचना है, ये आपका है राइबोज की संरचना, किस संरचना, राइबोज। ये क्या है, किसकी संरचना, राइबोज की संरचना है। इसी प्रकार आप अगर डीऑक्सी राइबोज देखेंगे, क्या देखेंगे, डीऑक्सी राइबोज। देखिए डीऑक्सी राइबोज का संरचना देखेंगे, किसके संरचना सेम उसे होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। देखिए इसमें अंतर क्या होता है, इसमें आपका यहाँ पर भी OH नहीं होता है, यहाँ पर H होता है, यहाँ पर आपका H होता है, ऊपर नीचे दोनों। अब ध्यान देखिए इसमें अगर कार्बन की हम गिनती करते हैं तो यहाँ से गिनती करते हैं कि 1 2 3 4 5, ये कार्बन संख्या। ऐसे इसमें करेंगे तो 1 2 3 4 5। तो इसमें ध्यान से देखो जो आपका दूसरा कार्बन, कौन सा कार्बन, दूसरा कार्बन, उस दूसरे कार्बन पर ऑक्सीजन नहीं, यानी एक ऑक्सीजन कम, दूसरे कार्बन का एक ऑक्सीजन कम होता है, लेकिन यहाँ पर दूसरे कार्बन का ऑक्सीजन ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन एक कम होता है, इसलिए इसका नाम है डीऑक्सी राइबोज
शर्करा। अब बाकी सब संरचना सेम होगी। आपका यहाँ से ऊपर H होगा, नीचे OH, यहाँ पर H, ऐसे यहाँ पर OH एक इधर होगा, एक इधर लगा रहेगा OH। ये आपका है डीऑक्सी राइबोस शर्करा जिसको खींचेंगे है, और ये आपका है राइबोस शर्करा। समझ आ गया? चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम का शर्करा भी पढ़ चुके हैं। यहाँ आपने फास्फेट समूह देखा और यहाँ पर अपने किसको देख लिया, शर्करा को। अब एक लास्ट टॉपिक होता है क्या, नाइट्रोजन क्षार। तो क्या होता है नाइट्रोजन क्षार, आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन क्षार। अब हम आगे इसको देखते हैं, क्या आपका तीसरा कंपोनेंट जो आपका क्या है, नाइट्रोजनी क्षारक। नाइट्रोजनी क्षार कि नाइट्रोजन क्षार क्या होती है? देखिए नाइट्रोजन क्षार इसमें दो प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार। ये कौन कौन से? आपको जो नाइट्रोजन क्षार है दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है प्यूरिन, एक क्या होता है प्यूरिन, दूसरा का होता है पिरिमिडीन। कौन सा? पिरिमिडीन। एक आपका होता है प्यूरिन, नाइट्रोजन क्षार होता है पिरिमिडीन। देखिए प्यूरिन की संरचना में क्या होती है, इसमें दो रिंग होती है और पिरिमिडीन में मात्र एक रिंग। अगर आप संरचना देखना चाहें, देखिए संरचना इसकी ऐसे होती है। अब यहाँ से फिर 5 श्रृंखला वाली एक संरचना होती है। ये देखिए ये आपका क्या है, प्यूरिन की संरचना और पिरिमिडीन की संरचना ऐसे होती है। ये आपका पिरिमिडीन संरचना होती है। देखिए इसमें आपका जैसे व्यंजन उल्लेख होता है, वैसे एकांतर क्रम में क्या होता है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होते हैं। देखिए इस ये आपका पीरियड संरचना है, किसकी है, पिरिमिडीन संरचना। इसमें भी आपका एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे बेंजीन संरचना होती है। अब ये आपका क्या हो गया, पिरिमिडीन, और ये क्या हो गया, प्यूरिन। तो देखिए इसमें दो रिंग होते हैं, इसमें कितने रिंग होते हैं, एक रिंग। तो एक रिंग वाला आपका पिरिमिडीन होता है और दो रिंग वाला क्या होता है, प्यूरिन। समझ गए? अब देखिए जो आपके प्यूरिन होते हैं ये दो प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। और जो आपके पिरिमिडीन होते हैं ये तीन प्रकार, कितने प्रकार के, तीन प्रकार। तो देखिए ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, यानी ये आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखिए एक होता है आपका एडेनिन, एडेनिन, यानी आपका क्या होता है, एक होता है एडेनिन और दूसरा होता है ग्वानिन, ग्वानिन। दूसरा क्या होता है, ग्वानिन। तो देखिए एडेनिन को आप दर्शाते हो कैपिटल ए से और ग्वानिन को दर्शाते हो कैपिटल जी से। इसी प्रकार का पिरिमिडीन में तीन होते हैं, कितने होते हैं, तीन। अब कौन कौन से होते हैं, तीन। देखिए इन तीनों में आपका वाला होता है, एक होता है थायमिन, थायमिन। तो देखिए थायमिन को दर्शाते हैं किससे, कैपिटल टी से। दूसरा होता है साइटोसिन, साइटोसिन, साइटोसिन। ये साइटोसिन को दर्शाते हैं कैपिटल सी से। और एक आपका होता है यूरेसिल, यूरेसिल, इसको दर्शाते हैं कैपिटल यू। किसे दर्शाते हैं, कैपिटल यू। तो देखिए ये आपके हो गए पिरिमिडीन और ये क्या हो गया आपका प्यूरिन। ये आपके हैं नाइट्रोजनिक क्षारक। तो आपने तीनों चीज देखा कि न्यूक्लियोटाइड किससे किससे बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के तीन चीजों से बने होते हैं, किससे किससे। सबसे पहले आपने देखा फास्फेट समूह, दूसरा देखा आपने शर्करा और तीसरा देखा नाइट्रोजनिक क्षारक। तो आपने ये तीनों देख लिया। अब हम देखते हैं कि आखिर ये तीनों किस प्रकार मिलकर नाइट्रोजन न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो देखिए बनाते कैसे न्यूक्लियोटाइड। तो जो आपका न्यूक्लियोटाइड होता है उसके पहले देखो, जब आप क्या करते हो, शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षार
को मिला देते हो तो ये बनाता है क्या है, ये आपका बनाता है देखिए न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड क्या बनाता है, न्यूक्लियोसाइड। देखिए न्यूक्लियोसाइड बना, न्यूक्लियोटाइड नहीं बना। और जब आप इन दोनों के साथ फास्फेट समूह जोड़ देते हैं, क्या जोड़ते हैं, फास्फेट समूह। एंड देखिए जब आप क्या जोड़ देते हैं, फास्फेट प्लस शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षार, जब आप इन तीनों को जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, तब आपका बनता है, ये तीनों जोड़ने बनता है आपका न्यूक्लियोटाइड। क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। यानी जब आप फास्फेट शर्करा नाइट्रोजन क्षार तीनों को जोड़ते हैं क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। लेकिन जब आप शर्करा और नाइट्रोजन क्षार पर जोड़ते हैं क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड। तो आप अगर ये लिख सकते हो नहीं, आप लिख सकते हो न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड ये बराबर हो, देखिए एक ये होता है आपका, ये आपका हो सकता है फास्फेट प्लस न्यूक्लियोसाइड। क्या होता है, फास्फेट प्लस न्यूक्लियोसाइड। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड का फास्फेट प्लस न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट प्लस क्या हो जाता है, न्यूक्लियोसाइड। समझ में आ गया इतना, ये आपका है न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। अब हम देखते हैं कि आखिर शर्करा नाइट्रोजन क्षार और फास्फेट समूह एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे से जुड़ते करते हैं। तो ये जुड़ते हैं तो इनसे क्या होता है, बहुलक बनता है। बहुलक मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है। क्या बनता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनती है। अब ये चीज पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला पर क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करती है। तो आप इसको नोट कीजिए, हम आगे चलिए। अब हम क्या देखेंगे, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण। क्या देखेंगे, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण। देखिए न्यूक्लियोटाइड के निर्माण आप देखेंगे किन चीजों से हो रहा है, किससे किससे हो रहा है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, न्यूक्लियोटाइड ये किससे बनता है, देखिए आपका बनता है फास्फेट प्लस शर्करा और नाइट्रोजन क्षार। तो नाइट्रोजन क्षार से बनता है। तो देखिए न्यूक्लियोटाइड आपको बनाना है, देखिए फास्फेट शर्करा से कैसे होता है। आप पहले देखो यहाँ पर शर्करा, एक आपके पास एक शर्करा, क्या है शर्करा, यहाँ पर आपका क्या है कार्बन, ये कार्बन एक पांचवा कार्बन, ठीक। और देखिए इससे क्या होता है, ये OH होता है, यहाँ OH होता है, फिर यहाँ पर आपका देखिए ये जो न्यूक्लियोटाइड हम बना रहे हैं, ये न्यूक्लियोटाइड हम बना रहे हैं DNA, इसका बना रहे हैं DNA, क्योंकि आपने देखा न्यूक्लियर कमजोर होगा, एक होता है DNA एक होता है RNA। तो जो DNA होता है उसमें आपका डीऑक्सी राइबोस होता है, तो यहाँ पर सिर्फ हम H लगा रहे हैं, OH नहीं लगा रहे हैं, दूसरे कारण सिर्फ H नहीं। फिर आपका यहाँ पर क्या होगा, H होगा, OH, यहाँ OH। अब देखिए यहाँ क्या होता है, आपका होता है H2OH, ये होता है। ठीक है, इस तीसरे कार्बन वाले को OH को हम यहाँ रसा देंगे, ठीक। अब ध्यान दें, इसके साथ एक फास्फेट समूह आता है, तो आपको अभी फास्फेट का हम संरचना दिखाए थे कि क्या होता है, OH इधर से होता है, एक OH इधर से होता है, एक OH इधर से होता है और O डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, इस प्रकार से होता है। देखिए एक फास्फेट समूह क्या होता है, इस शर्करा के पांचवें कार्बन, किस कार्बन से, पांचवें कार्बन से जुड़ जाता है। कैसे होता है, यानी शर्करा के पांचवें कार्बन से फास्फेट समूह जुड़ जाता है। और ये कैसे होता है, इससे जुड़ जाता है। देखिए जुड़ता है कैसे, यहाँ पर देखिए OH यहाँ पर भी OH है, तो इन दोनों में से क्या होता है, एक H2O बाहर निकल जाता है, एक H2O क्या होता है, बाहर निकल जाता है। जब एक H2O बाहर निकल जाता है तो बनेगा क्या, देखिए अब H2O बाहर निकालने वाला हम बना रहे हैं, तो इसके लिए देखिए यहाँ से क्या होगा, H2O बाहर निकलेगा, तो H2O जब बाहर निकलेगा तो यहाँ पर आपका आता है क्या, O, सिर्फ बचता है क्या O। देखिए एक OH इधर एक OH इधर, तो OH इधर से OH इधर से निकाल लिया तो H2O निकल गया, तो यहाँ क्या बचा O। इसी प्रकार जैसे यहाँ पर एक फास्फेट समूह आपका पांचवें कार्बन से जुड़ा है, उसी प्रकार एक दूसरा फास्फेट समूह इसी शर्करा के तीसरे कार्बन से जुड़ता है, किससे जुड़ता है, तीसरे कार्बन से। देखिए यहाँ पर एक फास्फेट समूह और आता है, और ये फास्फेट समूह देखिए यहाँ पर भी क्या करता है, इन दोनों OH में से एक H2O बाहर निकल जाता है, एक H2O क्या होता है, बाहर निकल जाता है। और इससे क्या बनता है, यहाँ पर
यहाँ पर अब बन जाता है, तो ये देखिए ये जिससे जुड़ा है, यानी इस बंध का क्या नाम है, तो इस बंध का नाम है फास्फो एस्टर बंध। क्या नाम है? फास्फो एस्टर बंध। यानी ये दोनों शर्करा और फास्फो जिस बंध से जुड़ रहे हैं, इस बंध का नाम है फास्फो एस्टर बंध। अब आप ये बताइए कि एक शर्करा में कितने फास्फो एस्टर बंध बने? एक यहाँ बना और एक यहाँ, दो बने हैं। यानी एक शर्करा में दो फास्फो एस्टर बंध बने, इसीलिए कहा जाता है कि जो शर्करा होती है दो फास्फोराइल एस्टर, यानी फास्फोडाई एस्टर बंध। देखिए डाई शब्द है, फास्फोडाई मतलब होता है कि एक शर्करा दो फास्फोरस से जुड़े होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि एक न्यूक्लियोटाइड में दो फास्फो एस्टर बंध होते हैं, ऐसे बोला जाता है। और फास्फोडाई एस्टर बंध होता है, क्या होता है? फास्फोडाई एस्टर बंध। तो आपको समझ में आ गया, दो के होने का क्या लिखा जाता है? डाई फास्फो एस्टर बंध लिखा जाता है। ये समझ में आ गया आपको? देखिए एक शर्करा के पहला कौन कौन कार्बन जुड़ा है? देखिए आपका ये पहला कार्बन था, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, पांचवा। तो एक शर्करा के पांचवें कार्बन से एक फास्फेट जुड़ा है, और दूसरा फास्फेट किस जुड़ा है? तीसरे कार्बन से। किस कार्बन से? तीसरे कार्बन से। और इसी शर्करा के देखिए पहले कार्बन से यहाँ से जुड़ जाता है आपका नाइट्रोजनी क्षार। क्या जुड़ जाता है? नाइट्रोजनी क्षार। क्या होता है? नाइट्रोजनी क्षार। समझ आए? ठीक है, यहाँ जुड़ जाता है नाइट्रोजन क्षार, तो ये बनाता है आपका क्या? न्यूक्लियोटाइड। क्या हो जाता है? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखा जाता है, उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? ऐसे देखिए एक फास्फेट शर्करा से जुड़ता है, अब इस शर्करा से फिर एक फास्फेट समूह जुड़ जाता है। अब देखिए ये फास्फेट फिर एक दूसरे शर्करा से जुड़ती है, फिर इस शर्करा से एक फास्फेट फिर जुड़ जाता है, इस फास्फेट फिर शर्करा जुड़ जाती है, फिर फास्फेट जुड़ता है। इस प्रकार से एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? एक श्रृंखला निर्माण करते हैं, और इस श्रृंखला को क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। क्योंकि देखिए आपका इसमें क्या है? कई सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़े, कई सारे न्यूक्लियोटाइड है, इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। तो हो जाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। तो देखिए शर्करा के ये वाला जो फास्फेट है, शर्करा के ये वाला फास्फेट जो किससे जुड़ा है? देखिए शर्करा के पांचवें कार्बन जुड़ा है, किससे जुड़ा है? पांचवें कार्बन से। इसलिए इस सिरे का नाम होता है 5' इस सिरे का नाम होता है 5। अब देखिए इस शर्करा के जो नीचे फास्फेट समूह जुड़ता है, यानी नीचे का कहाँ जुड़ा है? तीसरे कार्बन। किस कार्बन से? तीसरे कार्बन से। इसलिए इसका नाम होता है 3'। क्या नाम होता है? 3। समझ आ गया आपको? तो ये आपका क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। और इधर आपका इसी शर्करा से क्या होता है? नाइट्रोजन जुड़ा। क्या जुड़ा होता है? नाइट्रोजन जुड़ा। समझ में आ गया? ठीक है, आपका क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। इसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। तो ये आपका क्या था? न्यूक्लियोटाइड की संरचना और पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? डीएनए। देखिए न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे डीएनए, उसके बाद पढ़ेंगे आरएनए। तो इसको आप नोट कीजिए, हम बढ़ते हैं डीएनए। चलिए तो अब हम क्या पढ़ते हैं? डीएनए। क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे डीएनए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डीएनए को किसने खोजा था, तो सबसे पहले डीएनए को सर्वप्रथम 1869 ईस्वी में किसने लिखा था? फ्रेडरिक मिल्सन। फ्रेडरिक मिल्सन, यानी 1869 में फ्रेडरिक मिल्सन ने डीएनए की खोज की। किसकी खोज की थी? डीएनए की। आपसे कोई पूछे डीएनए खोज किसने की थी, तो आप बताओगे फ्रेडरिक मिल्सन ने। कब की थी? क्या कहोगे? 1869। इसके बाद आपका दूसरा पॉइंट क्या आता है कि इसकी संरचना कैसी होती है, उसको किसने बताया था? देखिए डीएनए को सबसे पहले आपका जो संरचना थी इसको बताया था आपके डीएनए की जो संरचना है। हाँ हाँ, देखिए
सर्वप्रथम डीएनए खोज किसने है? फ्रेडरिक विल्सन ने। और उसके बाद आपका विल्किंस और फ्रैंकलिन ने क्या किया था? इन्होंने क्या किया था? एक्स रे विवर्तन, एक्सरे विवर्तन से क्या किया था? डीएनए को देखा। डीएनए को क्या किया? यानी विल्कन्स और फ्रैंकलिन ने क्या किया? एक्सरे विवर्तन किया और डीएनए को देखा, डीएनए की संरचना कुछ देखा। उसके बाद डीएनए को एक्सप्लेन किया था, डीएनए की पूरी संरचना को बताया किसने था? तो डीएनए की पूरी संरचना को बताया थे आपके वाटसन और क्रिक, दो वैज्ञानिकों ने मिलकर किया था। किसने? वाटसन और क्रिक ने 1953 ईस्वी में क्या किया था? डीएनए की द्विकुंडली, डीएनए की द्विकुंडली कुंडलित संरचना को बताया। किसने बताया था? वाटसन और क्रिक ने 1953 ईस्वी में क्या किया था? डीएनए की द्विकुंडलित संरचना को बताया था कि डीएनए की संरचना कैसी होती है, वो किस प्रकार से एक दूसरे से संयोजित होते हैं, पूरा जुड़े होते हैं और संरचना द्विकुंडलित होती है। तो इन सभी चीजों को किसने बताया था? वाटसन और क्रिक ने। इस काम के लिए उनको इस बात को भी आप याद रखोगे, 1962 ईस्वी में 1962 ईस्वी में इन्हें नोबल पुरस्कार मिला था। नोबल पुरस्कार मिला। तो आप इस बात को भी याद रखोगे कि इन्होंने जब डीएनए विवर्तन संरचना को बताया 1953 में, उसके बाद 1962 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला इसके लिए कि डीएनए की संरचना इन्होंने बताया था, उसके लिए क्या मिला? नोबेल पुरस्कार। अब डीएनए की द्विकुंडलित संरचना क्या होती है, हम इसको समझते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, हम उसको समझते हैं पूरा। देखिए, इसको कहा जाता है वाटसन तथा क्रिक मॉडल। क्या कहा जाता है? वाटसन तथा क्रिक मॉडल। यानी वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए की क्या संरचना बताई थी? क्योंकि इन्होंने क्या कहा था कि जो डीएनए की संरचना होती है वो द्विकुंडलित होती है। कैसे होती है? द्विकुंडलित, यानी एक डीएनए में दो आपके क्या होते हैं? अस्तर होते हैं। देखो ऐसे, तो इन्होंने डीएनए की संरचना बताया था कुछ इस तरीके से। देखो, वाटसन तथा क्रिक ने इस डीएनए के इसी मॉडल को बताया। तो वाटसन और क्रिक के अनुसार, किसके अनुसार? वाटसन और क्रिक के अनुसार जो डीएनए की संरचना होती है वो कैसी होती है? देखिए, पहला पॉइंट आप कैसे कुछ बिंदु करके आपको समझने हैं। पहला बिंदु क्या कि डीएनए की जो संरचना होती है वो कुंडलित होती है दक्षिणावर्त। कैसे कुंडलित होती है? दक्षिणावर्त। यानी जो डीएनए होता है, डीएनए द्विकुंडलित होता है। कैसा होता है? द्विकुंडलित संरचना होती है। कैसी होती है? द्विकोणीय संरचना होती है। और द्विकोणीय होती है कैसी होती है? दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। यानी ये दक्षिणावर्त क्या होती है? द्विकोणीय होती है। अब उसके बाद फिर कहा, उन्होंने क्या कहा?
कि देखिए ये जो डीएनए का ये जो बना है एक्चुअली कौन बना है, तो देखिए आपने डीएनए में तीन देखा है कि डीएनए जो बन रहा है या फिर न्यूक्लिक टाइप जो बनते हैं तीन घटकों से बनते हैं, तो आपका जो ये बना है इसको कौन बनाता है, या इसका जो ये स्तर है ये कुंडलन जो कर रहा है ये कौन बनाता है, ये बनाता है आपका फास्फेट और शर्करा। कौन कौन बनाती है, फास्फेट और शर्करा। देखिए इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा दिखा रहे हैं आपको। देखिए फास्फेट शर्करा जुड़ता है, फिर शर्करा से फास्फेट, फिर शर्करा, फास्फेट, फिर आपका शर्करा, फिर फास्फेट, फिर शर्करा, फिर फास्फेट। अब ये आपको पता है कि आपका कौन सा है, देखिए ये आपका है 5 डैश, ये क्या है 3 डैश। तो ये देखिए एक श्रृंखला बनी डीएनए। इसी प्रकार एक दूसरी श्रृंखला होती है जो इस तरह बनती है। देखिए इधर क्या होता है आपका, यहाँ आपका शर्करा, फास्फेट, फिर शर्करा, फिर फास्फेट, फिर शर्करा, फिर फास्फेट, फिर शर्करा, फिर फास्फेट। इस तरीके की संरचना होती है। तो ये आपका देखो फास्फेट शर्करा इस प्रकार की संरचना हो गई और ये भी हो गई। देखो यहाँ पर आपका जो जुड़ा है ये आपका 3 डैश और ये कौन सा है 5 डैश। अब आपको पता है इन दोनों के बीच में होता है नाइट्रोजन क्षार होते हैं। क्या होता है, नाइट्रोजन क्षार। तो जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं देखिए इनके बीच नाइट्रोजन क्षार होते हैं। तो याद रखो आप इन दोनों श्रृंखलाओं को जोड़ता कौन है, नाइट्रोजन क्षार। तो पहला आपका जो द्विकुंडित होते हैं, कैसे होते हैं द्विकुंडित। अब इस श्रृंखला का जो आधार बनाता है, इस श्रृंखला का आधार कौन बनाता है, तो देखिए इस श्रृंखला का जो आपका आधार होता है, श्रृंखला का आधार फास्फेट तथा शर्करा बनाती है, शर्करा बनाते, कौन बनाते हैं, फास्फेट और शर्करा। यानी इस श्रृंखला जो आधार कौन बनाता है, फास्फेट और शर्करा। और नाइट्रोजन क्षार जो होते हैं, कौन, नाइट्रोजन क्षार। तो जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं आपके वो क्या करते हैं, इसका मध्य भाग बनाते हैं, यानी बीच में आते हैं। कहाँ आते हैं, बीच। तो नाइट्रोजन क्षार क्या करते हैं, नाइट्रोजन क्षार मध्य भाग बनाते हैं तथा ये क्या करते हैं, दोनों श्रृंखलाओं को जोड़ते हैं, दोनों श्रृंखलाओं को, याद रखो हाइड्रोजन बंध, किससे, हाइड्रोजन बंध से जोड़ते हैं, हाइड्रोजन बंध से जोड़ते हैं। यानी ध्यान सुनो आप कि नाइट्रोजन क्षार कहाँ होते हैं, मध्य होते हैं। कहाँ होते हैं, मध्य। देखो यहाँ से आपका जुड़ गया नाइट्रोजन क्षार ए, यहाँ जुड़ गया आपका सी, यहाँ जुड़ गया जी, यहाँ जुड़ गया टी, और यहाँ से आपका जुड़ गया टी, यहाँ जुड़ गया जी, फिर यहाँ जुड़ गया आपका सी और यहाँ जुड़ गया ए। इस प्रकार से नाइट्रोजन क्षार जुड़े होते हैं। और इनके बीच क्या होता है, हाइड्रोजन बंध होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन बंध। देखिए ए और टी के बीच डबल हाइड्रोजन बंध होता है, सी और जी के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बंध होता है, सी और डी के ट्रिपल हाइड्रोजन के बीच डबल। तो ये एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध जोड़कर इन दोनों श्रृंखलाओं को आपस में जोड़ते हैं। और दोनों श्रृंखलाओं को कौन जोड़ता है, हाइड्रोजन बंध के द्वारा नाइट्रोजन क्षारक जोड़ते हैं। दोनों श्रृंखलाओं को आपस में कौन जोड़ता है, तो जोड़ते हैं कौन, नाइट्रोजन क्षारक। किससे जोड़ते हैं, तो आपके हाइड्रोजन बंध से जोड़ते हैं। अब इसके बाद इसमें आप तीसरा चौथा पॉइंट क्या रखोगे कि जो हाइड्रोजन बंध बनता है वो किसके वजह से, नाइट्रोजन क्षारक की। और यह रखोगे कि इसमें आपका जो होगा एडिनिन, एडिनिन सदैव थाइमिन से तथा ग्वानिन सदैव साइटोसिन से जुड़ता है। किससे जुड़ता है, साइटोसिन से। यानी देखो एडेनिन जो होगा सदैव थाइमिन से, ग्वानिन से, साइटोसिन से। यानी जो का ए होता है ये सदैव जुड़ता है किससे, टी से, और आपका जो जी होता है वो सदैव जुड़ता है किससे, सी से। अब दूसरी बात इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप याद रखोगे ए टी से सदैव डबल हाइड्रोजन बंध होता है, किससे, डबल हाइड्रोजन बंध से, जबकि जी सदैव सी से ट्रिपल हाइड्रोजन बंध होता है, किससे, ट्रिपल हाइड्रोजन से। ये दोनों आपस में जुड़कर दोनों श्रृंखला क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं।
दोनों से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। समझ में आया इतना। इसके बाद देखो अच्छा, ये आपका क्या है, चक्कर का है, घूम रहा है, यानी इसके एक चक्कर में देखो एक कुंडलम। अब आपका जो पांचवा जाएगा कि इसके एक कुंडलम, देखो इसका एक कुंडलम कहाँ से, देखो यहाँ से ये यहाँ, यानी यहाँ से यहाँ तक आपको क्या है, एक कुंडल, एक कुंडल मतलब एक चक्कर, एक फेरा घूम गया। तो इसके एक कुंडल की जो लंबाई होती है, ये लंबाई कितना होती है, ये आपका होता है 34 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम। दूसरा बात देखिए, इस पूरे एक कुंडलन में आपके 10 कितने, 10 नाइट्रोजन क्षार युग्म होते हैं। नाइट्रोजन क्षार युग्म क्यों बोले, क्योंकि आपको पता है ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, जुड़कर ये जोड़ा बना युग्म बना दी, इसके तहत नाइट्रोजन क्षार युग्म। तो इनके बीच में इसमें कितने होते हैं, 10। देखिए अगर यहाँ पर आपका ए है तो ए डबल बॉन्ड जुड़ता है किससे, टी से। ए डबल किससे जुड़ता है, टी से। अगर यहाँ सी है तो ट्रिपल बॉन्ड जुड़ता है किससे, जी से। फिर इस प्रकार आपका यहाँ टी है तो डबल बॉन्ड जुड़ेगा ए से। फिर आपका अगर यहाँ जी है तो ट्रिपल बॉन्ड जुड़ेगा सी से, और आपका टी है तो डबल बॉन्ड जुड़ेगा ए से। इस प्रकार यहाँ पर आपका ए है तो डबल बॉन्ड जुड़ेगा टी से, सी है तो ट्रिपल बॉन्ड जुड़ेगा जी से, आपका जी है तो ट्रिपल बॉन्ड जुड़ेगा सी से, ए है तो डबल बॉन्ड जुड़ेगा टी से, टी है तो डबल बॉन्ड जुड़ेगा ए। देखो इस एक कुंडली में कितने नाइट्रोजन क्षार हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नाइट्रोजन क्षार में होते हैं। एक कुंडली में कितने नाइट्रोजन क्षार होते हैं, 10। और इनके बीच की लंबाई कितनी होती है, 34 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 34 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, एक कुंडलन में 10 नाइट्रोजनी क्षार युग्म होते हैं, और इनके बीच की जो लंबाई है कितना है, 34 सेंटीमीटर। तो आप बताओ दो नाइट्रोजन क्षार युग्मों के बीच की दूरी कितना है, यानी इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितना है। तो इन दोनों के बीच की दूरी आप क्या निकाल सकते हो, सिंपल है। देखो टोटल यहाँ से कितना है, 34 है, इनमें कितने टोटल 10 है, तो इनके बीच का दूरी निकालोगे तो 10 के भाग दो कितना देगा, 304 एंगस्ट्रॉम। यानी दो के बीच की दूरी कितना होगी, 304 एंगस्ट्रॉम। उसका एक चीज और देखो कि इसका कुछ व्यास है, इसका क्या है, कुछ व्यास। तो जो व्यास होता है डीएनए के दो कोलन का जो व्यास होता है वो आपको होता है 20 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है, 20। यानी इस दो कुंडलन की जो व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम, और एक कुंडलन की लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉम। एक कुंडलन में आपके पूरे 10 नाइट्रोजन क्षार होते हैं, तो दो नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी होती है 304 एंगस्ट्रॉम होती है। इतनी चीजें किसने बताया था आपके, वाटसन और क्रिक। किसके बारे में, डीएनए। तो समझ में आ गया, ये आपका क्या था, डीएनए की संरचना। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम इसके आगे क्या देखेंगे, देखिए हमने डीएनए की संरचना को देख लिया, किसने जिसे दिया था, किसने, वाटसन और क्रिक ने। अब इसके बाद हम देखेंगे डीएनए की पैकेजिंग। क्या देखेंगे, देखिए हम पढ़ेंगे अब डीएनए की पैकेजिंग। अब हम पढ़ने वाले हैं डीएनए का पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या देखने वाले हैं, डीएनए का पैकेजिंग। या फिर डीएनए की पैकेजिंग कैसे होता है। अब पैकेजिंग मतलब क्या, देखिए आपने देखा कि डीएनए या फिर न्यूक्लिक अम्ल कहाँ मिलते हैं, कोशिका के केंद्रक के अंदर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, कोशिका के केंद्रक के अंदर। तो आपने देखा डीएनए क्या होती है, धागेनुमा संरचना होती है। अब ये धागेनुमा संरचना कोशिका के केंद्रक के अंदर कैसे होती है, क्योंकि कोशिका के अंदर गोलाकार होता है। और दूसरी बात हम ये भी देखेंगे कि आखिर डीएनए की लंबाई कितना होती है और ये कोशिका के अंदर कैसे रहता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि डीएनए की, अच्छा आप ये बता सकते हो कि डीएनए की लंबाई कितनी होती है। तो देखिए एक कोशिका के अंदर डीएनए लगभग 2.2 मीटर होता है। क्या, एक कोशिका के अंदर डीएनए की जो लंबाई है वो लगभग 2.2 मीटर, यानी आपके हाइट के दुगने से भी अधिक होती है। यानी आपके हाइट की जो है, आपके हाइट से मतलब लगभग दुगना होती है, ऐसे समझ सकते हो। क्योंकि उसके पूरा कितना होता है आपका, लगभग आपका 2.2 मीटर होता है, यानी काफी ऊंचा, यानी काफी लंबा होता है। अब ये डीएनए के केंद्र में कैसे होता है, जबकि डीएनए के केंद्र को हम देख नहीं पाते, उसमें आपका 2 मीटर डीएनए कैसे होता है, अब इसको आप समझेंगे। देखिए सबसे पहले आपने ये देखा कि देखिए
जो आपका डीएनए है, चलिए डीएनए को डीएनए में लिख देते हैं, हिंदी में लिखते हैं। डीएनए के एक कुंडलन की लंबाई कितना है? एक कुंडल की लंबाई आपकी है 34 एंगस्ट्रॉम, या इसको आप नैनोमीटर में लिखेंगे तो हो जाएगा 3.4 नैनोमीटर। कितना? 3.4 नैनोमीटर। इसके बाद देखिए, अगर आपने देखा कि दो दो क्षार युग्म, दो क्षार युग्म के बीच, दो क्षार युग्म के बीच की जो दूरी है वो आपका कितना है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। अगर आप इसे नैनोमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, अब वो पता ही नहीं कि 1 नैनोमीटर में कितना होता है? 10 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 10 एंगस्ट्रॉम। इसमें देखो, 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 घाते माइनस 9 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है आपका 10 घाते माइनस 10 मीटर। ठीक, तो एंगस्ट्रॉम आपका छोटा होता है, नैनोमीटर पर बड़ा होता है। तो देखिए, एंगस्ट्रॉम इसको नैनोमीटर 10 से भाग देते हैं, क्या बदलते हैं? 10 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर जब 10 से भाग दिए तो ये 34 से 304 हो गया। अब 304 से कितना होगा? 0.34 नैनोमीटर। समझ आ गया? चलिए, अब इसके बाद क्या देखेंगे हम? तो देखिए, इसके बाद आपको पता होगा कि एक कोशिका में, एक कोशिका में कितने, देखिए 6.6 गुणे 10⁻9 क्षार युग्म होते हैं। कितने होते हैं? यानी एक कोशिका में 6.6 गुणे 10⁻9 क्षार युग्म होते हैं। याद रखिए, जो क्षार युग्मों की संख्या है एक कोशिका के अंदर कितनी होती है? 6.6 गुणे 10⁻9 क्षार युग्म होते हैं। अब देखिए, एक कोशिका के अंदर इतने क्षार युग्म होते हैं, और आपने देखा था कि दो क्षार युग्मों के बीच कितने, दो क्षार युग्मों के बीच की जो दूरी थी कितना थी? 304 एंगस्ट्रॉम, या फिर इसको नैनोमीटर लिखो, इतना होगा। तो अब ये बताओ, आप इसका अगर इसके साथ गुणा कर दो तो आपकी डीएनए की कुल लंबाई निकल जाएगी। तो आप क्या लिख सकते हो? डीएनए की कुल लंबाई, डीएनए की कुल लंबाई। तो कुल लंबाई क्या होगा? देखिए, इसका उसमें गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 6 गुणे 10⁻9 इंटू, अरे देखिए ये नैनोमीटर है, इसको अगर आप लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 0.34 गुणे 10⁻−9 मीटर। अभी आपको यहाँ बताए थे, एक नैनोमीटर का 10⁻−9 मीटर होता है। तो अब बताइए, इसका अगर इसमें गुणा कर दें, पूरा निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 0.34 गुणे 10⁻−9। अब इसका आप गुणा कर दीजिए, इसका देखिए गुणा करेंगे तो देखिए 10⁻9 माइनस है, 10⁻9 प्लस है, तो इससे कट जाएगा। तो अब क्या है, क्या इसका इसमें गुणा करते हैं, आता है लगभग 2.2 मीटर आता है। कितना आता है? लगभग 2.2 मीटर। यानी एक कोशिका के अंदर जो डीएनए की लंबाई होती है कितना होती है? 2.2 मीटर। कितना होती है? 2.2 मीटर। समझ आया? अब देखिए, ये 2.2 मीटर डीएनए एक छोटे से कोशिका की, उसके भी उससे छोटी, उस यानी कोशिका से भी छोटी केंद्रक होता है, उस केंद्रक के अंदर कैसे हो? तो इसके लिए क्या होता है? आपका डीएनए का पैकेजिंग होता है। डीएनए क्या होता है? पैकेजिंग। अब डीएनए पैकेजिंग कैसे होता है? तो देखिए, डीएनए अत्यधिक कुंडलित हो जाता है। कुंडलित मतलब होता है मुड़ जाता है, जिससे वो केंद्रक के अंदर आ जाता है। अब जब मुड़ता है तो कैसे मुड़ता है? तो देखिए, डीएनए जो होता है वो डीएनए आपका एक प्रोटीन होती है, इसका नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन। क्या नाम होता है? हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन से क्या होता है? डीएनए लिपट कर बहुत सारा कुंडलित हो जाता है, जिससे वो केंद्र के अंदर आसानी से आ जाता है। तो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ क्या होता है? कुंडलित होता है। अब यहाँ पर आपको बताते हैं हिस्टोन प्रोटीन क्या है। तो हम पहले देखेंगे हिस्टोन प्रोटीन, फिर डीएनए पे कैसे कुंडलित हो रहा है उसको देखें। तो अब आपको पता चला कि इसको पैकेजिंग के लिए हमको एक और चीज चाहिए, क्या? हिस्टोन प्रोटीन। क्या चाहिए? हिस्टोन प्रोटीन। तो देखिए, हिस्टोन प्रोटीन क्या है? आपका एक प्रकार का प्रोटीन, नाम से स्पष्ट हुआ क्या है? प्रोटीन है। तो जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, अब ये कैसा होता है? तो देखिए, इसके हम पहले हिस्टोन प्रोटीन की थोड़ा सा संरचना देख लेते हैं। हिस्टोन प्रोटीन की संरचना। तो देखिए, हिस्टोन प्रोटीन में क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन संरचना एक अष्टक के रूप में कैसे होती है? अष्टक के रूप में। इसमें आपके टोटल देखिए क्या क्या होते हैं। आपका जो हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन 8 उप इकाइयों, 8 उप इकाइयों से
मिलकर बना होता है। अब वो 8 इकाइयां क्या है और वो कैसे मिलकर बना होता है, देखिए हम डायरेक्ट हिस्टोन की संरचना बना लेंगे। ठीक है, देखिए ये हिस्टोन प्रोटीन संरचना बनेगी, क्या है ये आपकी हिस्टोन प्रोटीन की संरचना। देखिए ये आपका क्या है, इसमें आपके 8 अष्टक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आठों मिलकर एक अष्टक बनाते हैं और इनको एक अन्य संरचना जोड़ती है ये। देखिए ये अष्टक है क्या, एक्चुअली जो हिस्टोन प्रोटीन की 8 उप इकाइयां से मिलकर बना होता है, तो जो 8 उप इकाइयां होती क्या है, देखिए ये 8 उप इकाइयां जो होती है क्या होती है, तो आप इसको देख लीजिए कि चारों 8 उप इकाइयां होती क्या। देखिए इसमें आपका एक होता है H1, एक होता है आपका H2A, एक होता है H2B, एक होता है H3 और एक आपका होता है H4। यानी ये 5 तो क्या होते हैं, प्रोटीन की उप इकाइयां होती है। ये क्या होती है, 5 प्रोटीन की उप इकाइयां होती है। इन्हीं पांचों प्रोटीन से क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन बनता है। अब देखिए इसकी संरचना क्या होती है, तो आपका इसमें जो ये प्रोटीन उप इकाइयां हैं ये होती क्या है आपकी, देखिए इसमें आपका आता है ये H2A और ये आपका है H2B, यानी H2A एक और H2B दूसरा हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर आपका ये भी होता है H2A और ये होता है H2B, क्या होता है H2A H2B। और इसी प्रकार देखिए आपका क्या है H3 है और ये H4 है, इसी प्रकार ये आपका H3 है और ये H4, यानी यही देखिए ये 4 टू मिले कौन कौन, H2A H2B H3 H4, कौन कौन H2A H2A H2B H3 H4, इनकी दो दो इकाई, यानी देखिए H2 यहाँ भी H2 यहाँ भी H2B यहाँ H2B यहाँ, इसी प्रकार आपका H3 यहाँ H3 यहाँ H4 यहाँ H4 है। तो ये आठों मिलकर क्या है, अष्टक का निर्माण करते हैं। इसका नाम क्या है, अष्टक का, इसी को कहा जाए हिस्टोन अष्टक। अब इन आठों को एक और संरचना जोड़ती है जो आपका इसी का उप इकाई होता है H1, कौन होता है H1। तो H1 क्या करता है, इन सभी को जोड़ता है, H1 क्या करता है, इन सभी को जोड़ता है। और ये क्या मतलब कि 8 के आठों में क्या आते हैं, एक अष्टक का निर्माण करते हैं, इसी का नाम होता है हिस्टोन अष्टक। क्या नाम होता है, हिस्टोन अष्टक। तो आप इसका नाम लिख लेंगे क्या, इसका नाम है हिस्टोन अष्टक। अब ये हिस्टोन अष्टक क्या करता है, इसी पर डीएनए अणु क्या होता है, कुंडलित, क्या होता है कुंडलित। कहते हैं डीएनए को किसी को मोड़ना है तो आप देखिए सिंपल तरीका है, जैसे आपको किसी रस्सी को अगर मोड़ लपेटना है या आप देखिए भी रस्सी लपेटना होगा तो क्या करते हैं, एक छोटा सा कोई ऐसे बेलनाकार संरचना लेते हैं, पदार्थ लेते हैं, प्लास्टिक का फिर धातु का कोई भी ले सकते हैं, फिर उसको लोहे का इसके ऊपर क्या करते हैं, पूरे तार को लपेट देते हैं या रस्सी को लपेट देते हैं। उसी प्रकार इसके ऊपर क्या होता है आपका जो डीएनए होता है, डीएनए क्या करते हैं, इसे लपेट देते हैं जिससे डीएनए इसे एक केंद्र के अंदर आ जाता है। समझ में, अब देखिए लपेटता है, इसी के अंदर क्या करते हैं, डीएनए को लपेट देते हैं जिससे वो आसानी से कोशिका के केंद्र के अंदर आ जाता है। लंबी संरचना लपेट देते हैं, छोटी हो जाती है या छोटे से स्थान में पूरा आ जाता है। इसी प्रकार क्या होता है, डीएनए का पैकेजिंग होता है, तो इसको बोलते हैं क्या, डीएनए का पैकेजिंग। इसमें आप याद रखोगे हिस्टोन प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन में 4 आपके 5 टोटल 5 होते हैं। देखिए H1 H2A H2B H3 H4, ये पांचों मिलकर हिस्टोन अष्टक का निर्माण करते हैं। ये हिस्टोन प्रोटीन की संरचना है, इसी पर क्या करते हैं, डीएनए को लपेट देते हैं तो क्या हो जाता है, डीएनए पैकेजिंग। समझ आ गया, चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम बढ़ते हैं आगे। डीएनए की पैकेजिंग पढ़ लिया, अब इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है कि नहीं है, इसका पता कैसे करें। यानी अब हम क्या पढ़ेंगे,
कि कैसे सिद्ध हुआ कि नहीं डीएनए ही जीवों का आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो अब डीएनए ही जीवों का आनुवंशिक पदार्थ कैसे होता है, इसकी हम खोज पढ़ेंगे कि आखिर कैसे पता चला कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। तो हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ के रूप में सिद्ध कर, यानी कैसे सिद्ध हुआ, क्या पढ़ेंगे, डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ के रूप में सिद्ध करना। यानी हम ये देखेंगे कि आनुवंशिक पदार्थ को हम डीएनए के रूप में क्यों माने, या आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए को मानते हैं, ये डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, ये सिद्ध कैसे हुआ, इसे हम जाने कैसे। तो इसके लिए देखिए दो प्रयोग, कितने प्रयोग है, दो। देखिए पहला प्रयोग क्या है, पहला आपका प्रयोग है फ्रेडरिक ग्रिफिथ। फ्रेडरिक ग्रिफिथ का प्रयोग है, ये फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक प्रयोग किया था जो जिस प्रयोग का नाम है रूपांतरण। क्या नाम है, रूपांतरण प्रयोग। दूसरा है आपका हर्शे, हर्शे तथा चेज का प्रयोग। किसका किसका, हर्शे तथा चेज का प्रयोग। हर्शे तथा चेज ने भी प्रयोग किया था, उसका नाम, उस प्रयोग का नाम है हर्शे तथा चेज प्रयोग। अब फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने प्रयोग किया जिसका नाम है रूपांतरण प्रयोग। तो इन दोनों प्रयोगों से सिद्ध हुआ कि कैसे हम डीएनए को कैसे मान सकते हैं आनुवंशिक पदार्थ है, या डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, इसको हमने माना। तो अब हम दोनों को पढ़ेंगे बारी बारी से। दूसरी बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, यानी जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है उसमें इन दोनों में से अगर टॉपिक, इस टॉपिक से बना क्वेश्चन, इन दोनों में से एक को पूछेगा और ये आपका कम से कम 3 से 4 नंबर में आता है। तो 3 से 4 नंबर में आपका एक ही टॉपिक हो जाएगा, इसको आप ध्यान से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए क्योंकि यह बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब हम पहले स्टार्ट करेंगे क्या, फ्रेडरिक ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे कौन सा, अब हम स्टार्ट करेंगे, इसको नाम दिया गया है देखिए रूपांतरण प्रयोग। क्या नाम दिया गया है, रूपांतरण प्रयोग। इसको किया किसने था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। तो देखिए रूपांतरण प्रयोग किसने किया, आपके फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 ईस्वी में, कब, 1928 ईस्वी में इस प्रयोग को किया। इन्होंने अपने प्रयोग में किस किस चीजों का प्रयोग किया, तो इन्होंने अपने प्रयोगों में देखिए क्या क्या लिया, इन्होंने अपने प्रयोग में क्या लिया, दो चीजें ली। पहला इन्होंने लिया स्ट्रेप्टो, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। क्या लिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु। क्या लिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु। और दूसरा इन्होंने लिया क्या, चूहा। यानी इन्होंने क्या किया, एक जीवाणु लिया और दूसरा क्या लिया, चूहा। यानी इस जीवाणु को चूहे पर प्रयोग किया, इस जीवाणु के द्वारा इस चूहे पर क्या किया, प्रयोग किया और बताया कि क्या होता है। तो देखिए इन्होंने जब स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया एक जीवाणु लिया, तो जीवाणु मतलब आपका बैक्टीरिया। अब देखिए जीवाणु का दो प्रभेद को लिया इन्होंने, स्ट्रेप्टोकोकस के दो प्रभेद को लिया। ठीक है, कौन कौन, तो स्ट्रेप्टोकोकस के दो प्रभेद कौन कौन से थे, चलिए यहाँ देख लीजिए। स्ट्रेप्टोकोकस क्या थे, स्ट्रेप्टोकोकस के प्रभेद, प्रभेद मतलब होता है एक प्रकार। तो इसके दो प्रकार लिए, कितने प्रकार लिए, दो प्रकार। एक आपका है आर प्रकार, दूसरा आपका है यस प्रकार। क्या है, यस प्रकार। तो देखिए जो आर प्रकार है इसका फुल फॉर्म होता है, देखिए यह होता है आर टाइप, इसको बोलते हैं रफ। देखिए आर कहां से है, रफ टाइप। और दूसरा आपका है यस, यस में तो स्मूथ टाइप, स्मूथ टाइप। यानी आर और यस शब्द कहां से है, देखिए कोई भी बैक्टीरिया, तो उस बैक्टीरिया के ऊपर क्या होता है आपके, देखिए बैक्टीरिया की संरचना कैसी होती है, तो बैक्टीरिया की संरचना होती है कैसे, चलिए यहाँ बनाते हैं। बैक्टीरिया की संरचना कैसी होती है, देखिए ये उसका हो गया क्या, यह उसका हो गया कोशिका झिल्ली। इस कोशिका झिल्ली के ऊपर एक संरचना पाई जाती है जिसे बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। ये कठोर संरचना होती है, इसे क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। इस कोशिका भित्ति, देखिए ये दो संरचना हो गई। अब इस कोशिका भित्ति, इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं,
कोशिका भित्ति, और ये अंदर वाली जो संरचना है, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। यानी आपका ये कोशिका भित्ति और क्या है? कोशिका झिल्ली। अब इसके अंदर आपका इसका तरल पदार्थ हो जाता है और इसका यहाँ पर डीएनए संरचना, न्यूक्लियोटाइड, इसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। कहा जहाँ पर देखिए, क्योंकि आपके जो बच्चे क्या होते हैं, क्या होते हैं आपके प्रोकैरियोटिक होते हैं, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आपका क्या होता है? केंद्रक नहीं होता, वहाँ पर सिर्फ आपके डीएनए होता है, न्यूक्लियोटाइड भाग। अब उसके बाद देखिए, इसके ऊपर एक और परत पाई जाती है, इसके ऊपर एक और परत पाई जाती है कुछ जीवाणुओं में, और कुछ जीवाणुओं में नहीं पाई। तो जिनमें पाई जाती है उसको यस प्रकार बुलाया जाता है, और जिनमें नहीं पाई जाती उसको आर प्रकार बुलाया जाता है। अब देखिए, आर मतलब होता है रक्त मतलब देखिए क्या, अगर जीवाणु ये हो गया कोशिका झिल्ली, और इसके ऊपर क्या है? कोशिका भित्ति। क्या है? कोशिका भित्ति। तो देखिए, अगर कोशिका भित्ति है और इसके ऊपर जो हम आपको नाम बताएं, इसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स। जो दूसरे को तीसरा लेयर है, देखिए अंदर आपका कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, ये तीसरा जो लेयर है इसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। तो आपका जो ग्लाइकोकैलिक्स है, अगर ये नहीं पाया था तो आप बताइए, अगर वो नहीं पाया जाता तो सिर्फ यही रहेगा। अब बताइए इसकी संरचना कैसी है? चिकनी है कि रफ है, मतलब खुरदरी है या चिकनी है? तो रफ मतलब होता है खुरदरा, ठीक है सर, खुरदरा नहीं, इसलिए इसको क्या बोलता है? आर टाइप। क्या बोलता है? आर टाइप। आर टाइप मतलब रफ टाइप, रफ टाइप मतलब खुरदरा होता है, इसके ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स नहीं पाया था। जबकि आपका यस प्रकार, जो यस प्रकार में क्या होता है, देखिए ये आपको यस प्रकार के हम बना दे रहे हैं। देखिए ये आपका क्या होगा? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के ऊपर आपका क्या होगा? कोशिका भित्ति। क्या होगा? कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति है। और इस कोशिका भित्ति के ऊपर एक और परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक और परत पाई जाती है। इस परत को बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। अब ये आपका जो है क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स। तो देखिए, जो आपका ग्लाइकोकैलिक्स है, यानी ग्लाइकोकैलिक्स क्या करता है? यह करता है संक्रमण। क्या करता है? संक्रमण। संक्रमण मतलब ये रोग उत्पन्न करता है। संक्रमण मतलब क्या होता है? ये रोग उत्पन्न करता है। अगर ग्लाइकोकैलिक्स नहीं होगा तो जीवाणु रोग उत्पन्न नहीं करेगा, ग्लाइकोकैलिक्स होगा तभी रोग उत्पन्न करेगा, क्योंकि जीवाणु जो होता है उसका जो रोग उत्पन्न करने वाला अंग होता है वो आपका क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स। क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स। तो इस आधार पर उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के दो प्रभेद निकाले, आर प्रभेद और एस प्रभेद। आपको आर प्रभेद एस प्रभेद समझ में आ गया? तो ये आपके क्या थे? प्रकार। अब उन्होंने प्रयोग किस पे किया था? चूहा। तो अब हम देख रहे थे उनका प्रयोग क्या था, उन्होंने प्रयोग किया गया। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं प्रयोग। देखिए यहाँ से सब चीज को हम बाद में पढ़ेंगे, यहाँ पर हम प्रयोग देखेंगे। तो उन्होंने क्या प्रयोग किया? तो उन्होंने प्रयोग क्या किया कि सबसे पहले चूहा लिया। क्या किया? देखिए उन्होंने ग्रिफिथ, इसने ग्रिफिथ ने 4 चरणों में प्रयोग किया। यानी उनका प्रयोग कितने चरण में हुआ? 4 चरण। कौन कौन सा? देखिए पहला चरण क्या, पहले चरण में क्या किया? उन्होंने चूहा लिया। क्या लिया? चूहा लिया। और इस चूहे में उन्होंने क्या किया? आर टाइप को क्या किया? इंजेक्ट कर दिया। यानी जो आर टाइप का स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु था, स्ट्रेप्टोकोकस, इसको क्या किया? उन्होंने क्या किया? इंजेक्ट कर दिया, यानी आर टाइप किया। आर, जब उन्होंने चूहे में क्या किया? आर टाइप को इंजेक्ट किया, मतलब डाला, तो क्या हुआ? चूहा आपका, इसमें कोई भी रोग उत्पन्न नहीं हुआ, कोई भी रोग उत्पन्न नहीं हुआ, और चूहा क्या हो गया? सर्वाइव कर गया। सर्वाइव कर गया मतलब चूहा जीवित रहा, जीवित रहा। कैसा रहा? जीवित रहा। यानी चूहे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई जब उन्होंने आर टाइप को चूहे के अंदर डाला, तो चूहा जीवित। फिर उन्होंने दूसरा प्रयोग क्या किया? उन्होंने दूसरा प्रयोग किया कि चूहा लिया और चूहे के अंदर क्या किया? इस बार आर टाइप नहीं, इस बार एस टाइप को इंजेक्ट कर दिया। इंजेक्ट मतलब प्रवेश करा दिया। तो क्या हो गया? चूहा मर गया। चूहा क्या होगा? मर गया। मर गया मतलब इस यस टाइप जैसे ही चूहा के अंदर गया, इसने क्या किया? उसमें न्यूमोनिया रोग उत्पन्न कर दिया। उस रोग के कारण चूहा क्या हो गया? मर गया। आपको बताया ना, देखिए यहाँ पर इसमें क्या होगा? ग्लाइकोकैलिक्स है, और ग्लाइकोकैलिक्स होता है संक्रमण करता है, संक्रमण करेगा तो क्या होगा? इसमें रोग उत्पन्न होगा। चूहे में रोग उत्पन्न हुआ जिससे चूहा क्या हो गया? मर गया। समझ आया? तो जब उन्होंने आर टाइप को डाला तो चूहा जीवित रहा, लेकिन जब एस टाइप को डाल दिया चूहा मर गया। चूहा क्या हो गया? मर गया। फिर उन्होंने क्या किया?
लेकिन उन्होंने एक तीसरा प्रयोग किया। तीसरे प्रयोग में क्या किया, चूहा फिर से लिया और इस बार उन्होंने यस टाइप को ही डाला। इस बार क्या किया, यस टाइप को डाला, लेकिन इस बार आपका देखिए मृत यस टाइप को डाला। किसको डाला, मृत यस टाइप। मृत मतलब ये मरे हुए यस टाइप को। अब मरे हुए क्या किया उन्होंने, जानते हैं क्या किया, यस टाइप के जीवाणु को क्या किया, गर्म कर दिया। क्या कर दिया, गर्म। जब गर्म कर दिया तो जीवाणु मर गए। जीवाणु क्या हो गया, मर गए। तो मरे हुए यस प्रकार के जीवाणु को उन्होंने क्या किया, चूहे में डाला। तब अब चूहा क्या करेगा बताओ, जीवित रहेगा मर जाएगा। तो चूहा आपका इस बार क्या हो गया, जीवित रहा। चूहा क्या रहा, जीवित रहा। चूहा क्या हुआ, जीवित रहा। यानी जब चूहे में उन्होंने मृत इस प्रकार को डाला तो चूहा क्या रहा, जीवित रहा। तो उनको बड़ा अच्छा लगा, चलिए भाई कि इस प्रकार जब मर जाएगा तो डालेंगे तो क्या होगा, चूहा जीवित रहेगा। जब इस प्रकार की जीवाणु मर गए तब उनको अंदर डालने से उनको कोई प्रभाव नहीं। फिर उन्होंने चौथा लास्ट प्रयोग क्या किया, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। चौथा प्रयोग उनका, देखिए उन्होंने क्या लिया, चूहा लिया। क्या लिया, चूहा। अब इस चूहे के अंदर उन्होंने देखिए क्या किया, आर टाइप प्लस मृत यस टाइप। आर टाइप के द्वारा भी चूहा जीता है और मृत यस टाइप के द्वारा भी चूहा जीता है। तो उन्होंने क्या किया, दोनों के एक साथ डाला। दोनों क्या, एक साथ डाला। तो दोनों के जब एक साथ डाला तो आप बताइए चूहा क्या रहेगा, जीवित रहना चाहिए। इस बार चूहा क्या होगा, देखिए रहना तो जीवित चाहिए था लेकिन चूहा क्या होगा, चूहा मर गया। चूहा क्या होगा, मर गया। यानी जब उन्होंने चूहे में आर टाइप डाला चूहा जीवित रहा, यस टाइप डाला चूहा मर गया, और जब एक मृत मतलब गर्म किए हुए यस टाइप को डाला तो फिर चूहा जीवित रहा। लेकिन जब उन्होंने आर टाइप को मृत यस टाइप को डाला तो चूहा मर गया। इस प्रयोग से उन्हें बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ कि आखिर यहाँ पर आर टाइप की तरह नहीं उत्पन्न हो रहा था, मृत यस टाइप की तरह नहीं उत्पन्न हो रहा, तो फिर उन्हें चूहा मरा क्या, मरा क्यों, चूहा को जिंदा रहना चाहिए था, आखिर चूहा तब क्यों मर गया। तो इसके लिए उन्होंने बहुत अध्ययन करके बताया उन्होंने कि कोई न कोई ऐसा कारक है, कोई न कोई ऐसा कारक है जो आर टाइप को एस टाइप में बदल देता है। जो क्या करता है, आर टाइप को एस टाइप में बदल देता है, जिससे चूहा मर गया, जिससे चूहा मर गया। लेकिन वो बताने में असमर्थ रहे कि वह कौन कारक है या किसने आर टाइप को एस टाइप में बदला। तो क्या है, असमर्थ। तो इसके बाद देखिए तीन वैज्ञानिक और हैं, उनका नाम था एवरी, मैक्लियार्ड और मैकार्टी। कितने वैज्ञानिक, तीन, एवरी, मैक्लियार्ड और मैकार्टी। इन तीनों वैज्ञानिकों ने ग्रिफिथ के जो प्रयोग थे उनको दोहराया, मतलब फिर से उन्होंने किया। उसको करने के बाद तब उन्होंने निष्कर्ष निकाला और बताया कि वह एक कारक था डीएनए। यानी वह कौन था, डीएनए था जिसने आर टाइप को एस टाइप में बदल दिया। इस प्रकार सिद्ध हुआ कि डीएनए क्या है, आपका आनुवंशिक पदार्थ। तो आप इसको नोट कर लीजिए, हम थोड़ा सा देख लेते हैं एवरी, मैक्लियर और मैकार्टी के उन्होंने क्या प्रयोग किया था, कैसे बताया कि उन्होंने डीएनए है वह पदार्थ है जो बदल देता है। प्रयोगों को फिर से किसने दोहराया, तीन वैज्ञानिक क्या हो रहा है। तो बाद में आपके देखिए, बाद में यानी 1944 में, देखिए वो 28 फिर 1944 ईस्वी में तीन वैज्ञानिक आए, एवरी, मैक्लियार्ड और मैकार्टी। कौन कौन आए, एवरी, मैक्लियार्ड और मैकार्टी। ये तीन वैज्ञानिक आए और उन्होंने इसी प्रयोग को, इसी प्रयोग क्या किया, दोहराया। इसी प्रयोग को क्या किया, दोहराया। तो दोहराया तो उन्होंने फिर देखा कि आर टाइप और एस टाइप को जब डाल रहे हैं, आर टाइप मृत टाइप को, चूहा मर गया। तो उन्होंने इस कारण को पता लगाया। तो उस कारण को पता लगाने के लिए उन्होंने और कुछ और किया। देखिए उसको समझने के लिए एक चीज समझ लीजिए थोड़ा सा, देखिए अच्छा बताइए, जैसे सुक्रोज, सुक्रोज को ग्लूकोज इसमें, देखिए सुक्रोज को आपका सुक्रेज एंजाइम, कौन, सुक्रेज एंजाइम जो होता है वो तोड़ देता है इसको ग्लूकोज, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में, तथा फ्रक्टोज। यानी आपका जो सुक्रेज एंजाइम होता है सुक्रोज को बदलता है ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में। इसी प्रकार आपका देखिए माल्टोज होता है, माल्टोज, माल्टोज को माल्टेज एंजाइम, कौन,
माल्टेज एंजाइम इसको बदल देता है किसमें, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। यानी आपका जैसे सुक्रोज को सुक्रेज एंजाइम ग्लूकोज प्लस सुक्रोज तोड़ देता है, उसी प्रकार माल्टोज को माल्टेज एंजाइम ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ देता है। यानी देखिए माल्टोज जो बना होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होना होता है, सुक्रोज का ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होना होता है, तो इनको क्या करता है, तोड़ देता है। तो इसी प्रकार आपका देखिए डीएनए को डीएनएज एंजाइम जो होता है आपका, डीएनए को डीएनएज एंजाइम जो होता है वो तोड़ देता है किसमें, अच्छा इसको इस करते हैं ऐसे लिखते हैं, एक कैपिटल डीएनए एंजाइम तोड़ देता है किसमें। आप बताइए डीएनए किससे बना था, डीएनए मिला था आपका न्यूक्लियोटाइड से, किससे, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड तोड़ देता है। इसी प्रकार आपका देखिए जो आरएनए होता है, कौन, आरएनए, आरएनए को आरएनएज एंजाइम, आरएनएज एंजाइम जो होता है वो तोड़ देता है किसमें, वो भी तोड़ देता है न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लियोटाइड में, किसमें तोड़ता है, न्यूक्लियोटाइड। यानी जिससे आपका सुक्रोज को सुक्रेज तोड़ता है, ग्लूकोज को माल्टोज को माल्टेज तोड़ता है, डीएनए को डीएनए तोड़ता है, आरएनए को आरएनए तोड़ता है, समझ आ गया। तो इस प्रकार क्या होता है, ये सभी टूट जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो तीनों वैज्ञानिक क्या है, एवरी मैक्लेर और मैकार्टी, इन्होंने अलग अलग प्रकार के क्या क्या प्रयोग किए। उन्होंने तीन समर्थन माध्यम है, देखिए तीन, एक माध्यम है, दूसरा माध्यम है, तीसरा माध्यम। अब इन्होंने क्या किया, तीन माध्यम है, ये आपका तीन माध्यम लिया। अब इन तीनों माध्यम देखिए क्या किया, इसमें आपका इसमें डाल दिया प्रोटीएज एंजाइम, क्या डाला, प्रोटीएज एंजाइम, इसमें डाला आरएनएज एंजाइम, और इसमें कौन डाला, डीएनएज एंजाइम डाला। अब देखिए अब क्या किया, इसमें उन्होंने आर टाइप प्लस मृत यस टाइप, इसी प्रकार तीनों में डाला उसने आर टाइप। देखिए इन तीनों क्या किया उन्होंने, आर टाइप यानी तीनों क्या किया, आर टाइप प्लस मृत यस टाइप को तीनों में डाला, क्या किया, तीनों में डाला। यानी पहले आर टाइप मृत यस टाइप किसमें डाला, फिर आर टाइप इसको डाला और इसमें तीनों में अलग अलग प्रकार डाला, अलग अलग डाला। और उसके बाद डालने के बाद कुछ समय बाद क्या किया, इसको फिर निकाला, क्या किया, निकाला, और फिर चूहे में डाला, क्या किया, चूहे में डाला। यानी उन्होंने इस दोनों को पहले इसमें डाला और इसमें प्रोटीएज एंजाइम भी डाला, क्या डाला, प्रोटीन एंजाइम, फिर इसको निकाला बाद में और चूहे में डाला। जब चूहे में डाला तो क्या हुआ, यहाँ पर देखिए क्या हुआ, चूहा मर गया, चूहा मर गया। फिर आरएनए एंजाइम मैंने डाला, फिर निकाल के डाला चूहा, चूहा यहाँ भी मर गया, चूहा मर गया, चूहा क्या हो गया, मर। लेकिन जब उन्होंने इसमें डालकर निकाला और फिर चूहे में डाला तब क्या हुआ, चूहा जीवित रहा, चूहा क्या रहा, जीवित रहा। यानी जब डीएनए एंजाइम की उपस्थिति में उन दोनों को डाला फिर निकाल कर डाला तो चूहा नहीं। इससे उन्हें क्या निष्कर्ष मिला, इससे उन्हें निष्कर्ष मिला कि आपका जो डीएनए होता है यही, यानी यस टाइप का जो डीएनए था, देखिए यस टाइप का जो डीएनए था वह आर टाइप बदल देता था यस टाइप, किस बदल देता था, यस टाइप। डीएनए जो आपका यस टाइप का डीएनए वो आर टाइप किस बदल देता है, यस टाइप, यस प्रकार की, जिससे क्या होता था, चूहा मर जाता था। तो वह कारक कौन था, वह कारक कौन था जिसने आर टाइप को एस टाइप में बदला, तो वह कारक क्या था, डीएनए। क्योंकि देखिए अगर आपको क्या होता है, प्रोटीन होता है, तो प्रोटीएज एंजाइम की उपस्थिति में प्रोटीन टूट जाता है। तो अगर प्रोटीन होता है तो प्रोटीन को प्रोटीन से ज्यादा तोड़ देता, तो खत्म हो जाता। आरएनए जब होगा, देखिए अगर वो पता आरएनए होता तो इसमें आरएनए एंजाइम था, वो आरएनए को तोड़ देता तो वो खत्म हो जाता। लेकिन वह पदार्थ क्या था, डीएनए। डीएनए को कोई डीएनए इसने क्या कर दिया, तोड़ दिया। अब डीएनए को जब डीएनए तोड़ दिया तो वह डीएनए फिर से आर टाइप को एस टाइप में नहीं बदल पाया, इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, चूहा जीवित रहा।
तो इस प्रकार से हुआ कि नहीं, डीएनए क्या है, एक आनुवंशिक पदार्थ जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। समझ में आएगा आपको? चलिए इसको नोट कर लीजिए, आपका ये खत्म हो गया किसका, ग्रिफिथ का प्रयोग। अब हमें अंतिम आपका टॉपिक पढ़ेंगे क्या, हर्षित चीज का प्रयोग। जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं हर्षित चीज का प्रयोग। तो हर्षित और चीज का क्या प्रयोग था? तो हर्षित तथा चेज का प्रयोग। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हर्षित चीज का प्रयोग। तो हर्षित चीज का प्रयोग क्या है, हम इसी को देखने वाले हैं। देखिए हर्षित चीज ने क्या किया, इन्होंने अपने प्रयोग में दो चीजों को, इन्होंने अपने प्रयोग में दो चीजों को लिया। क्या क्या? देखिए इन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया, पहला लिया इन्होंने बैक्टीरियोफेज। या इसे बोलते हैं जीवाणु भोजी विषाणु। देखिए बैक्टीरियोफेज से होता है, बैक्टीरियोफेज। तो इन्होंने क्या किया, बैक्टीरियोफेज एक लिया, जो आपका था विषाणु। क्या था? विषाणु। दूसरा इन्होंने क्या लिया, एक जीवाणु लिया। क्या लिया? एक जीवाणु। क्या लिया? एक जीवाणु। कौन सा जीवाणु लिया? इन्होंने जीवाणु लिया था आपका देखिए दूसरा इन्होंने क्या लिया, दूसरा लिया इन्होंने जीवाणु। क्या लिया? जीवाणु। यानी पहला लिया बैक्टीरियोफेज, जीवाणु भोजी विषाणु। ये आपका एक विषाणु था, और ये क्या लिया? जीवाणु। यानी ये देखिए जो विषाणु होता है इस जीवाणु को खाता है, इसका नाम ही क्या है, देखिए जीवाणु भोजी विषाणु, यानी जीवाणुओं को खाने वाला विषाणु, यानी वो विषाणु जो जीवाणु खाता है। तो उन्होंने पहला लिया जीवाणु, सॉरी जीवाणु भोजी विषाणु विषाणु, और पहला उसका दूसरा क्या लिया? अब इन दोनों को लेने के बाद इन्होंने दो संवर्धन माध्यम तैयार किए। कितने संवर्धन माध्यम दिए? दो। देखिए एक संवर्धन माध्यम और ये दूसरा संवर्धन। उन्होंने क्या किया, दो संवर्धन माध्यम लिया। अब इन संवर्धन माध्यम में देखिए क्या था, आपका जो समर्थन माध्यम था इसमें इन्होंने लिया फास्फोरस 32 रेडियो एक्टिव, और एक दूसरा माध्यम लिया जिसमें क्या था, सल्फर 35 रेडियो एक्टिव। यानी ये आपके देखिए सल्फर 35 और फास्फोरस 32 दोनों रेडियो एक्टिव पदार्थ। कैसे है? रेडियो एक्टिव। इन दोनों का युक्त इन्होंने माध्यम क्या लिया, माध्यम। अब इन दोनों माध्यमों में क्या किया, देखिए इस माध्यम में भी उन्होंने क्या किया, एक जीवाणु को डाल दिया। क्या किया? जीवाणु को डाल दिया। और इस माध्यम में उन्होंने क्या किया, जीवाणु। अब उसके बाद उन्होंने इसमें बैक्टीरियोफेज आपके जीवाणु भोजी विषाणु। देखिए बैक्टीरियोफेज का संरचना कैसे होता है, बैक्टीरियोफेज का संरचना इस तरीके से होता है। ये आपका देखिए क्या है, ये आपका है बैक्टीरियोफेज, और ये आपका है क्या, यह है आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक पदार्थ किसका? बैक्टीरियोफेज का आनुवंशिक पदार्थ है बैक्टीरिया। इस वायरस का डीएनए, इस वायरस का क्या है, डीएनए। यानी ये आपका क्या है, डीएनए। समझ। अब देखिए जीवाणु और जीवाणु का आनुवंशिक पदार्थ ये भी डीएनए। तो इसमें अब उन्होंने क्या किया, जीवाणु भोजी को भी डाल दिया। किसको डाल दिया? जीवाणु भोजी को भी डाल दिया। क्या क्या? जीवाणु भोजी। तो जब इस माध्यम में डाला तो ये जीवाणु भोजी क्या करता है, इस जीवाणु का भोजन करता है। क्या करता है? जीवाणु का भोजन। देखिए जो वायरस होते हैं वो अपनी संख्या कैसे बढ़ाते हैं, वायरस जिस कोशिका पर अटैक करते हैं उस कोशिका के अंदर चले जाते हैं, और उस कोशिका के अंदर जाकर अपनी संख्या बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? अपनी संख्या बढ़ाते हैं। तो ये भी क्या किए, ये दोनों भी इन दोनों के अंदर क्या है, देखिए क्या करते हैं ना, आपको हम इसकी क्रिया विधि समझा दे रहे हैं। देखिए यहाँ एक्चुअली क्या था, ये आपकी है कोशिका। ये क्या है? कोशिका है। ये है आपका जीवाणु। क्या है? जीवाणु। इस जीवाणु पर आपका क्या आ गया, वायरस।
देखिए, जब जीवाणु पर ये वायरस आता है तो ये इसकी पूंछ, ये क्या है, ये पूंछ अपने पूंछ को क्या करता है, इसकी कोशिका के अंदर धंसा देता है, क्या करता है, धंसा देता है, जिससे इसे चिपक सके, क्या कर सके, चिपक सके। अब देखिए ये आपका क्या है, ये है प्रोटीन खोल, ये क्या है, प्रोटीन खोल, और इसके अंदर क्या है, इसका आनुवंशिक पदार्थ ये है डीएनए, क्या है, डीएनए। और आपको पता है कोशिका के अंदर जीवाणु के अंदर भी डीएनए होता है आपका, ये आपका क्या है, जीवाणु का डीएनए। देखिए जीवाणु का डीएनए है और ये वायरस का, वायरस का। तो जब ये इस पर चिपकता है उसके बाद क्या करता है, देखिए इसके बाद ये क्या करता है, अपने डीएनए को इस कोशिका के अंदर डाल देता है, क्या करता है, अपने डीएनए को, यानी वायरस अपने डीएनए कोशिका के अंदर डालता है। तब देखिए क्या हो, ये कोशिका हो गई। अब देखिए जो वायरस था ये क्या किया, यहाँ से अपने डीएनए को अंदर डाल दिया, ये आपका क्या था, ये कोशिका का डीएनए था। अब ये अपने डीएनए को क्या किया, अंदर डाल दिया, यानी इसका डीएनए आ गया अंदर, इसका डीएनए कहाँ आ गया, अंदर। अब ये डीएनए इसके अंदर आ गया। अब ये प्रोटीन खोल देखिए बाहर नहीं जाता, प्रोटीन खोल बाहर नहीं, ये डीएनए क्या करता है, आता है और इसके डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, क्या करता है, ये डीएनए आता है और इसके डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और सभी टुकड़ों से जुड़ जाता है, सभी टुकड़ों से क्या होता है, जुड़ जाता है। देखिए अब इसका अगला स्टेप में क्या होगा आपका, ये डीएनए आया, इसको तोड़ दिया तो देखिए छोटे छोटे डीएनए में टूट गया, छोटा सा डीएनए टूट गया और इन्हीं डीएनए से ये क्या होता है, जुड़ जाता है, क्या होता है, जुड़ जाता है। देखिए जुड़ गया, जुड़ गया ना। अब जुड़ने के बाद इस कोशिका के देखिए अंदर डीएनए बन गया। अब ये डीएनए को तोड़कर जब बन गया उसके बाद क्या करता है, इसके चारों तरफ प्रोटीन आवरण है, क्या बनती है, प्रोटीन आवरण। ये देखिए प्रोटीन खोल था, प्रोटीन खोल है, देखिए प्रोटीन खोल का मतलब आवरण ही है, प्रोटीन खोल का मतलब आवरण ही होता है, क्या होता है, आवरण। तो क्या हुआ, इस साल के इसके चारों तरफ प्रोटीन खोल बनता है। अब क्या बनता है, प्रोटीन खोल, तो देखो यहाँ दिखा दे रहे हैं, देखिए अब यहाँ क्या हो गया, प्रोटीन खोल बनेगा। ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपका प्रोटीन खोल। और इसके अंदर देखिए ये जो डीएनए था इसी के चारों तरफ क्या हो गया, प्रोटीन खोल बन गया, क्या बन गया, प्रोटीन खोल। तो अब बताइए वायरस बन गया नहीं, देखिए एक वायरस से बहुत सारे वायरस, एक वायरस यानी एक विषाणु से आपके कई सारे विषाणु बन गए। अब उसका क्या होती है, कोशिका भित्ति फट जाती है, कोशिका भित्ति क्या होती है, फट जाती है और ये जो वायरस होते हैं आपके ये रिलीज हो जाते हैं, ये क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं। और रिलीज होकर क्या करते हैं, किसी अन्य कोशिका पर अटैक करते हैं, यानी अन्य जीवाणु पर अटैक करते हैं। तो इस प्रकार से अपनी क्रियाविधि करते हैं। तो वही क्रियाविधि देखिए यहाँ पर है। ये बने आएंगे इसके अंदर, अपना डीएनए छोड़ेंगे, डीएनए छोड़ने के बाद क्या होगा, अंदर जाएंगे, फिर उसके बाद कोशिका बनेगी, क्या बनेगी, कोशिका। कोशिका बने फिर से क्या होगा, ये जीवाणु तो नष्ट हो जाएंगे और ये फिर से नए वायरस बनेंगे, फिर से यहाँ से अंदर आए, ये खत्म हो गया, इसको डीएनए तोड़ा, फिर से नए क्या हुआ, नए वायरस बने और इस प्रकार ये भी कोशिका नष्ट हो गई, आपका नए वायरस बने। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, इस प्रकार जब यहाँ पर भी होगा तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। यहाँ पर ये आया, अपना डीएनए अंदर छोड़ दिया, इसका डीएनए अंदर छोड़ दिया और क्या हो गया, अंदर गए नए वायरस, क्या बने, नए, इसमें भी अंदर गया। तो देखिए इसमें आपकी ये जो कोशिकाएं थी ये नष्ट हो गई, यानी ये जो कोशिका है आपकी, ये जो कोशिका है, ये कोशिका, ये कोशिका, ये क्या हो गई, एक बनाए, देखिए एक बनाना है ताकि आपको अच्छे समझ आए। एक कोशिका यहाँ है और एक कोशिका यहाँ। ठीक है, इसमें क्या हुआ, ये वायरस आया और अपने डीएनए को अंदर डाल दिया, डीएनए क्या किया, अंदर डाल दिया। देखिए ये आपका कोशिका डीएनए था, अब यहाँ पर आपका आ गया वायरस का डीएनए, किसका आ गया, वायरस। तो इस वायरस के डीएनए से क्या होगा, टूट जाएगा, टूट कर अलग हो जाएगा। फिर अलग होने के बाद क्या होगा, लास्ट में नए विषाणु बनेंगे नहीं। देखिए अब हम लास्ट इस फेज को दिखा दे रहे हैं। तो जब ये फेज बना आपका, यानी तीसरे स्टेप में जब ये फेज बना, यानी इसमें फिर से नए वायरस बने, कौन बने, नए वायरस।
इसमें भी आपके क्या बनेंगे, नए वायरस। तो देखिए हुआ क्या, इन वायरस जब नए वायरस बने तो इनका क्या किया गया, इनका किया गया आपका सेंट्रीफ्यूगल मशीन में सेंट्रीफ्यूजन किया गया। क्या किया गया, सेंट्रीफ्यूजन, यानी इनको बहुत चक्कर घुमाया गया, घुमाया से क्या होगा, अवक्षेपण हो गया। क्या हो गया, अवक्षेपण हो गया। तो इनको सेंट्रीफ्यूगल एक मशीन होती है, देखिए आप सेंट्रीफ्यूगल मशीन नहीं जानते तो यहाँ पर दिख रहा है आपको, देख लीजिए। देखिए ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल मशीन आपको दिख रही है, देखिए चारों तरफ घूमती है, जब ये नाचती है तो इसका वो होता है आरपीएम, होता है कि 1 मिनट में कितना चक्कर लगा रही है, 700 800 1000 इस प्रकार चक्कर लगाती है। तो जब इतना चक्कर लगा तो घुमाने के बाद इनको रोका जाता है, तो ये क्या होते हैं, ये नीचे अवक्षेपित हो जाते हैं। क्या होते हैं, नीचे अवक्षेपित हो जाते हैं, या फिर नीचे अवक्षेपित हो जाएंगे या ऊपर जाएंगे। तो अधिकतर टाइम नीचे अवक्षेपित हो जाते हैं। जो अवक्षेपित हो गए तो इनको अलग करके पृथक करके देखा गया। क्या करके क्या देखा गया, पृथक करके देखा गया। तो पाया गया, देखिए ये आपका जो एक्चुअल में आपका यहाँ पर आप कहोगे कि फास्फोरस और सल्फर दो पदार्थ हैं। देखिए इसलिए क्योंकि आपका जो डीएनए होता है, देखिए यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, आपका डीएनए में क्या पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। आपको बताया फास्फेट पर पाया गया कि नहीं, डीएनए 3 चीज मिलकर बना था। देखिए फास्फेट समूह शर्करा, राइबोज शर्करा और नाइट्रोजन क्षार। तो फास्फेट मिलता है किसमें, डीएनए में। और जो आपके प्रोटीन होते हैं, कौन, प्रोटीन, प्रोटीन में आपका मिलता है सल्फर। क्या मिलता है, सल्फर। तो प्रोटीन में आपके सल्फर मिलते हैं, प्रोटीन सल्फर से मिलकर बना होता है, जबकि फास्फोरस आपका डीएनए में बना होता है। इसलिए उन्होंने दो पदार्थ लिया था, फास्फोरस और सल्फर। तो जब उन्होंने इस प्रयोग को किया तो लास्ट उन्होंने जब देखा तो आपका फास्फोरस डीएनए से मिलकर बना होता है, सल्फर किससे मिलकर, प्रोटीन से। तो जब उन्होंने देखा, अगली पीढ़ी में देखा तो उन्हें मिला कि यहाँ पर सिर्फ क्या है, डीएनए, डीएनए में फास्फोरस उन्हें मिला, लेकिन यहाँ पर डीएनए में उनको फास्फोरस सल्फर नहीं मिला, सल्फर नहीं मिला। और ना ही इसके देखिए प्रोटीन में मिला था सल्फर। तो इससे पता चला, देखिए अगर ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में प्रोटीन जाता, क्या आता, प्रोटीन, तो उनको सल्फर मिलता। क्या मिलता, सल्फर। और अगर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आपका फास्फोरस जाता तो उनको मिलता डीएनए, तो उनको मिला डीएनए, डीएनए में फास्फोरस मिला। इससे सिद्ध हुआ कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या आता है, डीएनए आता है, प्रोटीन नहीं आता। क्योंकि उस वक्त कुछ लोग कहते थे कि प्रोटीन अनुवांशिक पदार्थ है, कुछ लोग कहते थे डीएनए। तो इसी प्रयोग को उन्होंने बताने के लिए क्या किया, ये प्रयोग किया और बताया कि नहीं, डीएनए आपका अनुवांशिक पदार्थ है क्योंकि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में जाता है, जबकि प्रोटीन आपका नहीं जाता। आप इसको अपने दिमाग से सोच सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या होता है, आपका एक प्रोटीन आवरण है, ये आपका है डीएनए। देखिए प्रोटीन आवरण यहीं पर बाहर ही रह गया था, वो अंदर नहीं गया। अंदर कौन गया था, डीएनए। और इसी डीएनए ने नए डीएनए से नए वायरस बनाए। तो आप बताओ प्रोटीन ने बनाया था कि डीएनए, डीएनए ने। इसी से सिद्ध हो गया कि नहीं, डीएनए क्या आनुवंशिक पदार्थ है, जबकि प्रोटीन आपका आनुवंशिक पदार्थ नहीं। समझ आ गया, हर से चीज का प्रयोग कि कैसे उन्होंने डीएनए को बताया कि डीएनए आपका एक आनुवंशिक पदार्थ है। और इसके पहले ग्रिफिथ ने बताया था, ग्रिफिथ का प्रयोग अधूरा रह गया, तो बाद में एवरी मैक्लेयरमैकार्टी आए, उन्होंने इस प्रयोग को किया गया पूरा। तो इसी के साथ इसको नोट कर लीजिए, आपका ये टॉपिक खत्म हो गया। देखिए अब इसके बाद आगे चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में ले आएंगे। और यहाँ तक कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर ही आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको देखिए इसी प्रकार के बहुत सारे वन शॉट और मॉडल पेपर तथा प्रैक्टिस क्वेश्चन हम करवाएंगे इसी पर, और करवाया जा रहा है। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ सब सब्जेक्ट का इस पर क्या हो रहा है, प्रैक्टिस आपका चल रहा है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो पढ़ते रहिए, बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी कीजिए।